9वीं के लिए मैं गणित लेके आया हूँ। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ इकाई 1 गणित का इतिहास। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। तो ध्यान देंगे, गणित का इतिहास क्या है। गणित का इतिहास हिस्ट्री जानने के लिए अपने को पता करना पड़ेगा कि हिस्ट्री है क्या इसमें, गणित में। तो गणित का आरंभ कहाँ और किस रूप में हुआ, यह ठीक ठीक बता पाना कठिन है। जिन्हें हम सबसे पुराना लिखित दस्तावेज मानते हैं, इनमें भी बहुत पहले के कुछ ऐसे चित्र या संकेत मिलते हैं जो मूल गणित के ज्ञान की ओर संकेत करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, जीवाश्म वैज्ञानिकों ने दक्षिण अफ्रीका की गुफाओं में ओकरे चट्टानों की खोज की। किसकी खोज की? ओकरे, ठीक, ओकरे चट्टानों की खोज की, जिसमें उन्होंने पाया कि खोज की जिसमें खुरच कर बनाए हुए ज्यामितीय पैटर्न दिखाई पड़ते हैं। कांगो में नील नदी के पास मिली इसांगो अस्थि के बारे में धारणा है। यह अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला का सबसे पुराना ज्ञात प्रदर्शन है। यह मान्यता है कि यह 20 वर्ष पुराना हो सकता है। लगभग 5 वर्ष ईसा पूर्व पहले इजिप्ट के लोगों ने ज्यामितीय स्थानीय आकृतियों का प्रदर्शन किया। ठीक है। प्राचीन भारत का सबसे प्राचीन ज्ञात गणित 3000 से 2600 ईसा पूर्व का माना जाता है। ठीक है। इस प्रकार से गणित का धीरे धीरे खोज होता गया। फिर क्या हुआ, जब उत्तर भारत की सिंधु घाटी के बारे में ध्यान दिया गया तो वहाँ एक आश्चर्यजनक रूप से उन्नत ईंट तकनीक जिसमें अनुपात का प्रयोग किया गया का प्रमाण यहाँ मिलता है। कहाँ? उत्तर भारत। ठीक है। यहाँ समकोण पर बनाई गई गलियाँ, कई ज्यामितीय आकारों जैसे घनाभ, शंकु, बेलन, वृत्त, त्रिभुज का मिलना यह संकेत देता है उस समय के लोगों का गणित बहुत विकसित था। ठीक है। ध्यान देना, गणित के विकास की यह कथा आप अलग अलग स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। इसका अध्ययन आपको एक अलग आनंददायक अनुभूति दे सकता है। ठीक है। तो हम कक्षा 9वीं में जो गणित का इतिहास पढ़ने वाले हैं उसमें ध्यान देंगे। क्या गणित विज्ञान एवं तकनीकी का मेरुदंड है। जैसे गणित का इतिहास का जैसे परिभाषा पूछ रहा है कि गणित का इतिहास क्या है, तो आप बोल सकते हो क्या कि गणित विज्ञान एवं तकनीकी का मेरुदंड है। ठीक है। गणित क्या है? गणित विज्ञान एवं तकनीकी का मेरुदंड है। गणित के इतिहास पर दृष्टि डालने पर हम देखते हैं कि गणित में भारत का योगदान अत्यंत विशिष्ट एवं विश्व प्रसिद्ध है। प्राचीन काल से ही भारत में गणित के विभिन्न शाखाओं पर कार्य किया गया है, जिसका चर्चा आज हम यहाँ करने वाले हैं। जिसमें हम पहला बात करेंगे अंक गणित के बारे में। किसके बारे में? अंक गणित के बारे में। ठीक है। तो अंक गणित के बारे में चर्चा करते हैं कि अंक गणित की प्रमुख शाखा है। दैनिक व्यवहार में इसका सर्वाधिक उपयोग है। ठीक है। दैनिक व्यवहार में इसका सर्वाधिक उपयोग है। अंक गणित का आधार अंक प्रणाली है, जिसमें शून्य का महत्वपूर्ण स्थान है। अंक गणित में शून्य का महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। ठीक है। शून्य का महत्वपूर्ण स्थान बताया गया। इसके बाद अंक गणित के बाद मैं बताना चाहूँगा क्या? शून्य का आविष्कार। पेपर में पूछा जाता है ना, शून्य का आविष्कार।
तो शून्य का आविष्कार पे ध्यान देंगे। शून्य की संकल्पना वेदों में निहित है। इसमें वेद में कुछ शब्द दिया गया है, क्या? ओम, खम, ब्रह्म, ठीक, ये 3 शब्द दिया गया। ओम, खम, ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 40 बटा मंत्र 17 इस ऋचा में खम शब्द का प्रयोग हुआ है। इस शब्द का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। खम शब्द का तात्पर्य आकाश और शून्य में भी होता है। इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है आकाश और शून्य, ये दोनों होता है। आकाश और शून्य भी होता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न या खाली स्थान में पूछा गया ये प्रश्न, ठीक है। तो ज्योतिषादि ग्रंथों में खम को शून्य के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। शून्य के लिए एक चिन्ह निश्चित करने का सर्वप्रथम साक्ष्य बक्साली पांडुलिपि 300 से 400 ईस्वी में पाया जाता है। प्राचीन भारत की अंकीय पद्धति में शून्य तथा इसके चिन्ह का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर जी.बी. हालस्टेड ने कहा है, बुद्धि और शक्ति के विकास के लिए गणित की कोई भी संकल्पना शून्य से महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं हुई है, ठीक है ना। शून्य से महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं हुई है, बताया गया है, ठीक है। इसी प्रकार शून्य के अंक गणित बता दिया मैं आप लोगों को, शून्य का आविष्कार बता दिया। अब इसके बाद मैं बताने वाला हूँ बीज गणित, ठीक है। बीज गणित बताने वाला हूँ। बीज गणित जिसको इंग्लिश में अलजेब्रा बोलते हैं। तो बीज गणित क्या है? बीज गणित तथा अंक गणित में संरचना और सिद्धांत के विचार से अनेक समानताएं हैं। इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि अंक गणित में ज्ञात राशि की बात की जाती है, ठीक, जबकि बीज गणित में अव्यक्त मतलब अज्ञात राशि की बात की जाती है। अज्ञात राशि से तात्पर्य उस राशि से है जिसका मान प्रारंभ में ज्ञात न हो, ठीक है। प्रारंभ में ज्ञात ना हो, इससे बीज राशि भी कहते हैं, इसलिए अव्यक्त गणित को बीज गणित कहते हैं। अव्यक्त गणित को क्या बोलते हैं? अव्यक्त गणित को बीज गणित भी कहते हैं। बीज गणित का उपयोग सुलभ सूत्रों के काल से ही प्रारंभ हुआ प्रतीत होता है। प्रश्न में पूछा जा सकता है कि बीज गणित का उपयोग कहाँ से प्रारंभ हुआ प्रतीत होता है, तो आप लोग बोल सकते हो सुलभ सूत्र, सुलभ सूत्रों, ठीक है। सुलभ सूत्रों से माना गया है। तो विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेदियों के निर्माण में ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई जिसके लिए रेखीय मतलब लाइनर ना और अपरिमित समीकरणों का समाधान ढूंढना पड़ा। आर्यभट्ट का अंक गणित के साथ साथ बीज गणित में भी उल्लेखनीय योगदान है, ठीक है। किसका? आर्यभट्ट का। किसमें? अंक गणित और बीज गणित में। तो बीज गणित ब्रह्मगुप्त के काल से ही गणित की एक अलग शाखा के रूप में विकसित हुआ। इसे कुटुक गणित तथा अव्यक्त गणित भी कहा जाता है, ठीक। इसके बाद मैं बताऊंगा रेखा गणित। रेखा गणित, तो रेखा गणित ज्यामिति का ही शाखा है। तो भारतीय गणित के इतिहास पर दृष्टि डालने पर यह ज्ञात होता है कि अपने देश में वैदिक काल में ही रेखा गणित की नींव पड़ गई थी। कब से? वैदिक काल से ही रेखा गणित की नींव पड़ गई थी। वैदिक काल में गणित की जानकारी कल्प नामक वेदांग में शुल्क सूत्रों के रूप में मिलती है। कल्प नामक वेदांग, कल्प, ठीक, कल्प नामक वेदांग के सूत्रों के रूप में मिलती है। वेदी के मापन के प्रयुक्त रस्सी को शुल्क कहा जाता है, ठीक है। सूत्र का अर्थ है जानकारी को संक्षिप्त में प्रस्तुत करना होगा।
कि शुल्ब सूत्र उनके रचयिता बौधायन, आपस्तंभ, कात्यायन, मानव, मित्रायण आदि के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बताऊंगा मैं बौधायन प्रमेय। पेपर में पूछा जाता है बौधायन प्रमेय किसे कहते हैं, बौधायन प्रमेय है क्या। तो बौधायन प्रमेय उसको बोलेंगे, इसका आशय यह है कि एक आयत के विकर्ण पर, एक आयत ले लेते हैं और आयत के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल आयत के दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। एक बार फिर ध्यान देंगे, एक आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल आयत के दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि आयत का विकर्ण आयत के दो समकोण त्रिभुजों में विभाजित करता है। आयत का विकर्ण देख, जैसे कि एक आयत बनाते और इसका विकर्ण, ठीक, तो आयत का विकर्ण दो समकोण त्रिभुजों को विभाजित करता है। जैसे इसका बात करते हैं तो ये, इसको सीधा करूँगा तो मैं ऐसा बनेगा, इसको सीधा करूँगा तो ऐसा बनेगा। मतलब दो समकोण त्रिभुजों में क्या करता है, वो विभक्त करता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच यह संबंध पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है, जो आप लोग जानते हो। ठीक है, अब इसके बाद पाई का भारतीय इतिहास बताऊंगा। ठीक है, पाई का भारतीय इतिहास। तो पाई का भारतीय इतिहास में पहला है आर्यभट्ट। पहले गणितज्ञ थे, उन्होंने परिधि और व्यास के अनुपात पाई का मान बताया, परिमित मान निकाला था। ठीक है ना, तो पाई बराबर क्या बताया था आर्यभट्ट ने, तो पाई बराबर बताया था परिधि बटे व्यास, परिधि बटे व्यास, जिसका मान बताया था उसने। ठीक है, लगभग माप होगा, अर्थात 20,000 व्यास के वृत्त की परिधि 62,832 होगी, ये बताया था। परिधि बताया था उसने 62,832 और उसको 20,000। ठीक, इस प्रकार उनके अनुसार पाई का मान बताया उसने, परिधि को भाग करके दिया तो उसने बताया 3.1416। पाई का मान उसने लगभग बताया 3.1416। दशमलव के 4 स्थान तक आज भी सही हैं, जो 1 2 3 4 जो है ना, आज भी क्या है, सही है। ठीक, इसके बाद है भास्कराचार्य। ठीक, तो भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ लीलावती में पाई का मान दिया था। दूसरा है इसी में भास्कराचार्य। ठीक, तो भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ लीलावती में पाई का मान दिया है। ठीक, व्यास को 3,927 से गुणा कर 1250 से भाग देने पर सूक्ष्म परिधि होती है, अथवा व्यास को 22 से गुणा कर 7 से भाग देने पर भार के योग परिधि स्कूल माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों का है। उसके बाद बताऊंगा मैं त्रिकोणमिति के बारे में। इसमें और आ गया त्रिकोणमिति से पहले दो और है। ठीक है, श्रीनिवास रामानुज का यूरोप में जो पहला शोध निबंध प्रकाशित हुआ उसका शीर्षक था प्रतिरूपक समीकरण और पाई के सन्निकट मान। उन्होंने पाई को सन्निकट मान के लिए कई सूत्रों की खोज की। ठीक, इसके बाद त्रिकोणमिति। ठीक है, तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के संबंध में अध्ययन किया जाता है। यह गणित की प्राचीन एवं महत्वपूर्ण शाखा है। भारतीय ज्योतिषा शास्त्र एवं खगोल शास्त्र में इसका उपयोग ग्रहों के स्थान की गणना में होता था। ठीक, सबसे पहले ज्या का प्रयोग आर्यभट्ट ने किया था लगभग 510 ईसा में, और आर्यभट्ट ने ज्या और उज्ज्या की सारणी भी दी है। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग का गणित का इतिहास यहाँ कंप्लीट होता है। अब इसके बाद है प्रश्नावली
1.1 जिसमें आपका सही जोड़ी मिलान कीजिए है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए है और कुछ प्रश्न हैं जिसको आपको स्वयं करना पड़ेगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करूँगा। ठीक है, बीजांग से स्टार्ट करेंगे, आपका अध्याय वैदिक गणित है। ठीक है, धन्यवाद।